वज़ीर आज़म ने आज अपने तमाम अरकान को कहा कि मार्च तक इंतज़ार करें, इसके बाद वोट को इज़्ज़त दिलवानी है या टोकरी को। फैसला अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि किसी न्यूज़ चैनल का डायरेक्टर न्यूज़ अगर आपकी बात सुनता है या आपके बस में है तो आपको उस न्यूज़ चैनल के मालिक से बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शुरा को बताया कि जनाब चौथी ऑडियो भी लीक हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा काम पक्का कर दिया है, मुलाकात करनी भी है तो वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त से होगी और जब मुलाकात हो रही होगी तो उसमें वज़ारत ख़ारजा का नुमाइंदा बैठा होगा। अगर पाकिस्तान बरतानिया का मुल्ज़िम उन्हें वापस कर सकता है तो फिर पाकिस्तान को अपना मतलूब मुल्ज़िम नवाज शरीफ साहब वो क्यों नहीं वापस मिल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 जनवरी और दिन है मंगल का। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। गैर मुल्की सफ़ीरों और हुकूमती वज़ीरों पर एक मखसूस पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही वज़ीर आज़म ने मार्च के बाद सुकून.com की एक खुशखबरी भी सुनाई है। आज के इजलास में यही सब कुछ कवर करके मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। मार्च के बाद क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर को क्यों ऐसा लगता है कि मार्च के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर आपको बताऊँगा। और ओवरऑल आज वज़ीर आज़म का काफ़ी मसरूफ़ दिन रहा। काबीना इजलास, फिर उनकी कुछ बैक टू बैक कॉल ऑन मुलाकातें और आखिर में ग्रीन स्टिमुलस मंसूबा और पाकिस्तान के लिए बैक टू बैक 3 अच्छी खबरें। सोचा था आज इसी के ऊपर बात करूंगा, पॉजिटिव पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है और इसमें जो कि अच्छी खबरें हैं तो अलग से इसको डिस्कस करूंगा, जिस पर मैं एक वीडियो फिर बाद में अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज बात करनी है टोकरी को इज़्ज़त देने से मुतालिक, क्योंकि ये मामला एक तो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है और फिर आज काबीना के इजलास में आगाज़ में ही इसी के ऊपर बात हुई। जब सुबह सुबह काबीना का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले बात शुरू ही यहाँ से हुई और मुशीरे दाखिला बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और जितने काबीना के अरकान थे उनको बताया कि जनाब मरियम नवाज़ की चौथी ऑडियो लीक हो चुकी है। वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल क्या था, उन्होंने क्या कहा, वो मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात इस सारे मामले पर कर लेते हैं। मैं भी जब सुबह सुबह उठा, टीवी ऑन किया तो एक तरह से तहलका मचा हुआ था और लिफाफों के बाद अब ये जो टोकरी की एंट्री हुई है, बास्केट की एंट्री, इससे सूरत-ए-हाल थोड़ी और दिलचस्प हो चुकी है। वोट को इज़्ज़त दिलवानी है या टोकरी को, फैसला अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि जियो न्यूज़ के लिए HR मैनेजर का किरदार अदा करती मरियम नवाज़ की मीडिया मैनेजमेंट एक बार फिर लीक हुई है। तो ये चूँकि आज की सबसे बड़ी खबर बन गई तो सोचा इसी के ऊपर बात की जाए। ये शायद उन दिनों की बात है जब परवेज़ रशीद साहब वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या हाउस को एक तरह से वही देखते थे इन मीडिया मामलात के हवाले से, क्योंकि ऑडियो को सुनने से ऐसा बाज़ार लग रहा है कि मरियम नवाज़ काफ़ी जी हजूरी कर रही हैं, वो बहुत अच्छे से उनकी बात सुन भी रही हैं और बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। आजकल तो मरियम नवाज़ साहब आगे आगे चल रही होती हैं और परवेज़ रशीद साहब उनके पीछे पीछे नज़र आते हैं हाथ बांध के। तो आज की जो ऑडियो है उसमें सीनियर सहाफ़ी हसन निसार, फिर इरशाद भट्टी के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, नाज़ेबा कलमात भी दोहराए गए। जियो ग्रुप को हिदायत देने का ये सिलसिला पता नहीं कब से जारी है, आज से तो नहीं है। ये तो 4 ऑडियोज़ लीक हुई तो उससे पता चल रहा है कि ये सारी मीडिया मैनेजमेंट ही हो रही थी। मतलब क्या चलाना है टीवी पे, क्या दिखाना है, इमरान खान को किस तरह से गंदा करना है, PTI के लिए क्या कुछ करना है, ये सारी प्लानिंग होती थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जियो न्यूज़ या जिन चैनल्स का नाम पिछले दिनों दुनिया न्यूज़ का नाम भी आया, तो इसका मतलब है कि उनके मालकान ये हिदायत लेके उनकी बातें मानते भी रहे हैं और जिस तरह वो चाहती थी उस तरह हक़ाइक़ को और चीज़ों को ट्विस्ट करते रहे हैं। बदले में क्या मिलता था, एक ही लालच होता है मीडिया हाउसेस को, वो है एड्स का। तो मैं चूँकि पर्सनली इन सारी चीज़ों का विटनेस रहा हूँ कि किस तरह ARY न्यूज़ को उन दिनों एड्स बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। जब इमरान खान साहब का ये सारा धरना हो रहा था तो बिल्कुल स्क्वीज़ कर दिया गया था और बार बार ये बात होती थी कि आए टेबल पर बैठें, बात करें, हमारी बात सुने तो फिर हम आपको ऐड देते हैं। लेकिन वो तो शुक्र है कि ARY न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो एड्स बेस्ड नहीं है, यानी गवर्नमेंट एड्स बेस्ड नहीं है। मगर अगर गवर्नमेंट ऐड बंद भी कर दे तब भी उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपना चैनल चला सकते हैं और ये चलाकर दिखाया भी गया है और मैं इस चीज़ को विटनेस कर चुका हूँ। इसलिए कुछ चैनल्स जिनको, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा था जब ARY न्यूज़ को K2 चैनल, आप में से कितने लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है, लेकिन मैं छोटा बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी रैंकिंग के एतबार से वो काफ़ी नीचे है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ARY न्यूज़ को, जो कि मोस्ट व्यूड चैनल था,
اس کو K2 نیوز سے بھی کم ایڈز دیے جاتے تھے. تو یہ سب کچھ اسی دور میں ہو رہا تھا, اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی کہ آپ آ کر ہم سے معاملات کو سیٹ کریں, لیکن اس کے اوپر اس وقت بات ہی نہیں ہوئی اور انکار کر دیا گیا تھا. تو خیر, پرویز رشید صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسکور کارڈ کے حوالے سے بات ہوئی کہ حسن نثار ہمیں گالیاں دیتا ہے, مطلب جو سیدھی اسٹریٹ بات کرتا ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے. اور ارشاد بھٹی صاحب بڑا وہ تو دلچسپ تبصرہ کرتے ہیں حقائق کے اوپر بات کرنے والے, تو انہوں نے کہا یہ بھی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں, اور عمران خان پر جو چیک تھا وہ ختم ہو گیا اور ہمارے اوپر بھونکنے والے کتے بٹھا دیے گئے. مطلب بھونکنے والے کتوں سے تشبیہ دی گئی. یہ صبح سے چل رہا ہے, میں اس کے اوپر ڈسکشن پہلے سوچا تھا کہ یہ لفظ حذف کر دوں, اس کے اوپر بات نہ کروں, بلو دا بیلٹ ہے, لیکن ضروری ہے کہ تاکہ ریکارڈ تھوڑا اسٹریٹ رہے. مظہر عباس صاحب کی گفتگو کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ ہمارے ہی خلاف ہوتی ہے. اور پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہر ٹائم عمران خان کو کوستے رہتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کے اسی پروگرام میں, ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی. ایک طرح سے وہ تو پورے 100% PMLN کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے, لیکن PMLN نے کہا کہ ہمارا تو وہاں پہ کوئی اسپوکس مین ہے ہی نہیں. تو انہوں نے جو ان کی پوری محنت ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی, اس کو بھی ریکگنائز نہیں کیا ایک طرح سے. اور پھر انہوں نے درخواست کی مریم بی بی سے کہ جناب آپ میر شکیل سے بات کریں, جس پر مریم نواز ایز جیو نیوز کے HR ہیڈ کے طور پر کہتی کہ ہاں میں پوچھوں گی کہ اس کو کیوں, یعنی حفیظ اللہ نیازی کو کیوں ہٹایا گیا. تو مریم نواز کی جو 2 صحافیوں کو باسکٹس دینے کی بات ہے وہ کافی وائرل آج ہو گئی. اس کا ایک الگ سے کلپ تھا, وہ بھی خیر ساتھ ہی وائرل ہو رہا ہے, کہ جس میں وہ ہدایت دے رہی ہیں کہ ابو آذربائیجان سے, یعنی آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کہیں آذربائیجان گئے ہیں اور وہاں سے لائے ہیں 2 باسکٹس. ان میں سے ایک دینی ہے نصرت جاوید صاحب کو اور دوسری دینی ہے رانا جواد صاحب کو. اب رانا جواد صاحب ہے جیو نیوز کے ڈائریکٹر نیوز, یعنی ڈائریکٹر نیوز کی پوسٹ وہ ہوتی ہے جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایئر ہوگی اور کون سی چیز آف ایئر ہوگی. یعنی کسی نیوز چینل کا ڈائریکٹر نیوز اگر آپ کی بات سنتا ہے یا آپ کے بس میں ہے, تو آپ کو اس نیوز چینل کے مالک سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ڈائریکٹر نیوز ساری اتھارٹی ہے, وہ ہر چیز چلا سکتا ہے, ہر چیز رکوا سکتا ہے, کسی کے خلاف بھی ایجنڈا سیٹ کر سکتا ہے. تو رانا جواد واز دا کی پلیئر جس کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ایک ٹوکری ادھر بھی بھجوانی ہے. میں اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا, بٹ میٹر آف فیکٹ از دس کہ رانا جواد صاحب کے ذریعے چیزوں کو مینیپولیٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہوگی. تو آج جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں آغاز میں اسی سارے معاملے کے اوپر بات کی گئی, اور شہزاد اکبر صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان اور شرکا کو بتایا کہ جناب چوتھی آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے, کیونکہ یہ معمول ہو چکا ہے, کیونکہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی چیز ان کی آڈیو کے حوالے سے لیک ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے بھی اس کے اوپر حیرت نہیں ہے بیکاز ان کی ایک ہسٹری رہی ہے ججز کو اور جرنلسٹ کو انفلوئنس کرنے کی, اور یہ سارے مل کے گیم پلان کے تحت یہ سب کچھ کرتے ہیں اور مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بارے میں انہوں نے کوئی ڈائریکشن یا کوئی انکوائری کی ہدایات جاری نہیں کی, اور زیادہ اس بارے میں بات بھی انہوں نے نہیں کی. پھر اگلے ایجنڈا آئٹمس کی طرف بڑھ گئے. وہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک تفصیل بتاتا ہوں کہ آج کے اجلاس میں ایک تو 7 نکاتی ایجنڈا آئٹم تھا سیاسی معاشی صورتحال کے حوالے سے, لیکن ایک اور بھی معاملہ آج زیر بحث آیا. وزیر اعظم نے آج اپنے تمام ارکان کو کہا کہ مارچ تک انتظار کریں, اس کے بعد اچھی خبریں ملیں گی. آج وزیر اعظم آفس میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور جاننے کی کوشش کی کہ مارچ کے بعد ہی کیوں, اس سے پہلے کیوں نہیں. کہیں مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعتوں کے مارچ میں ہونے والے لانگ مارچ کی تو بات نہیں ہو رہی تھی جس سے نمٹنے کی کوئی حکمت عملی طے ہو رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے نمٹنے کا پلان ہم آلریڈی بنا چکے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا اشارہ معاشی معاملات میں بہتری کے حوالے سے تھا, کیونکہ مارچ تک کچھ چیزیں ایسی ہم کر لیں گے جس سے مہنگائی میں کمی اور معاشی معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. خیر اس حوالے سے دعویٰ پہلے سال سے سننے میں آ رہا ہے, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ عملی طور پر اس کے اوپر کچھ دیکھنے کو ملے تبھی لوگوں کو یقین آئے گا, اور اسی بات کا سب کو انتظار ہے. آج کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کافی تعریف کی کہ جس طرح سے انہوں نے سفارتی محاذ پر 2021 پر جو انہیں کامیابیاں ملی اس کی ایک پریزنٹیشن انہوں نے دی ایک پریس کانفرنس کی شکل میں. اس کو کافی اپریشیٹ کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے سارے وزراء کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بھی وزارت خارجہ کی طرز پر اپنی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھیں. ساتھ ہی وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ پاکستان میں تعینات کوئی غیر ملکی سفیر آئندہ وزارت خارجہ کو پیشگی اطلاع دیے بغیر
किसी वज़ीर से मुलाकात ना करे। गैर मुल्की सफ़ीरों को आलमी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है। यानी यहाँ पर जो गैर मुल्की सफ़ीर है वो हमारे वज़ीरों के साथ भी मुलाकात कर रहे होते हैं, दूसरे गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ भी मुलाकात कर रहे होते हैं, और इस सारे मामले में वज़ारत ख़ारजा मुकम्मल तौर पर लाइल्म होता है। जबकि दूसरे ममालिक में एज़ पर SOPs आपको कहीं पे भी मुलाकात करनी है, जो सफ़ीर वहाँ पर तैनात होते हैं वो पहले वज़ारत ख़ारजा को इन्फॉर्म करते हैं, उनसे पेशगी इजाज़त लेने के बाद ये सारा मामला होता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आलमी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा और पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफ़ीर वज़ारत ख़ारजा की क्लियरेंस के बाद ही दीगर सफ़ीरों या वज़रा से मुलाकात कर सकेंगे, और ऐसी तमाम मुलाकातों में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक नुमाइंदा भी शरीक होगा। यानी काम पक्का कर दिया है, मुलाकात करनी भी है तो वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त से होगी, और जब मुलाकात हो रही होगी तो उसमें वज़ारत ख़ारजा का नुमाइंदा बैठा होगा। ये फ़ैसला इसलिए किया गया है, जब मैंने पूछा कि ऐसी कोई इसका कोई बैकग्राउंड है, कोई ऐसी कोई बात हुई है जो प्राइम मिनिस्टर को नागवार गुजरी हो, तो बताया गया है सिफारती हुकाम की जानिब से कि ये एक प्रैक्टिस है, लेकिन पाकिस्तान में फॉलो नहीं हो रही थी। अब गैर मुल्की सफ़ीर अपनी मर्ज़ी से मुलाकातों को शेड्यूल नहीं कर सकेंगे, और जो दफ्तर ख़ारजा की एक रिजर्वेशन थी या तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें मालूम नहीं होता और आपस में बातचीत करके कोई ना कोई मामलात को तय कर लिया जाता है, तो उसको काफ़ी हद तक काउंटर करने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान का अपना सिफारती होल्ड रहेगा। आज के इजलास में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुलज़िमान की हवालगी पर भी बातचीत हुई है, बल्कि पेशरफ्त हुई है, और काबीना ने मुलज़िम अब्दुल कादिर एहसान की पाकिस्तान से UK हवालगी की मंजूरी दी है। अगर पाकिस्तान बरतानिया का मुलज़िम उन्हें वापस कर सकता है तो फिर पाकिस्तान को अपना मतलूब मुलज़िम, बल्कि अब तो कन्विक्टेड है नवाज शरीफ साहब, वो क्यों नहीं वापस मिल सकते। इस सिलसिले में बैकडोर पे काफ़ी राब्ते रहे, काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन मैंने कोई अभी तक कामयाबी नहीं देखी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी भरे मजमे के सामने मुंह पे हाथ फेरते हुए कहा कि तुम वापस आओ, और ये भी कहा कि अब हमारी सारी कोशिशें होंगी तुम्हें वतन वापस लाने के लिए। लेकिन उसके बाद से एक लंबी खामोशी रही, ऑल्दो कि अभी गवर्नमेंट जा रही है हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि आप गारंटर थे उनको वापस लाने के और आप नहीं ला सके, इसलिए अब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो सिफारती चैनल्स को एक्टिवेट करने का मामला था उस पे भी काम हुआ, लेकिन उस रफ्तार से नहीं हुआ जितना एग्रेसिवली प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि वो उनको वतन वापस लाएंगे। तो वहाँ से अगर ताउन नहीं मिल रहा बरतानिया से, तो फिर पाकिस्तान अपने मुलज़िम क्यों उनके हवाले कर रहा है। ये सारा मामला, ये मुलज़िम अब्दुल कादिर एहसान कौन था, इसकी क्या डिटेल थी, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी आने वाले व्लॉग में शायद मैं इस हवाले से अपडेट करूँ, लेकिन पाकिस्तान उनको मतलूब मुलज़िम आज देने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और मंजूरियाँ भी दी गई हैं। जो मामूल का एजेंडा था, 7 नुकाती एजेंडा, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भी बताया करें। वैसे वो कोई आपके बराह रास्त रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है तो आपको बता देता हूँ कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की 2 साल के लिए तकर्री की मंजूरी दी जानी थी, वो दे दी गई है। फिर पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के एक नोटिफिकेशन की मंजूरी होनी थी, वो भी हो गई है। फिर पाकिस्तान इदारा शुमारियात में 3 मेंबरान की तकर्री की जानी थी, आज उसे भी मंजूर किया गया है। CPEC अथॉरिटी और चीनी वजारत माहौलियात के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त की एक तकरीब होना थी, एक एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी होनी थी, वो भी कर दी गई है। और साथ ही रवा माली साल के गुज़िश्ता 6 माह में इजाफी अखराजात की जो स्टेटमेंट है, कितने अखराजात हुए, क्या हुआ, उनकी तफसील भी जारी कर दी जाएगी, उसकी भी मंजूरी हुई। और साथ ही नेपरा की सालाना रिपोर्ट का एजेंडा था, उसके ऊपर आज डिबेट हुई, लेकिन वो एजेंडा मौखर कर दिया गया। तो ये था ओवरऑल काबीना का इजलास, जिसमें काफ़ी तफसील से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।